हेलो बच्चों। कल हमने पार्ट वन में क्लास सेवन का फिजिक्स जो है वो हमने किया था। अभी हम क्लास एट में आते हैं। विदाउट वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वाले में हम जो चैप्टर है क्लास एट का जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, वो चैप्टर 11 है। इसमें हम ये देखते हैं फोर्स एंड प्रेशर। जो फोर्स है, फोर्स जैसे कि आप सब जानते होंगे, फोर्स पुश और पुल को बोलते हैं। जैसे जो डेफिनेशन है वो बोलता है द पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल फोर्स। सिंपल सी बात है। अब एक चीज देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय मैग्नीट्यूड। जो फोर्स होता है ना, फोर्स एक तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है इसका। फोर्स का डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मस्कुलर फोर्स, जो मस्कुलर फोर्स मसल्स में यूज करते हैं, जो हमारे मसल्स में फोर्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये एग्जाम में भी आते रहते हैं इस टाइप के शॉर्टकट्स वगैरह। उसके बाद देखो, फोर्स एक्सर्ट बाय एन मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट, तो मैग्नेट के ऊपर ये मैग्नेट है और ये मैग्नेट है, इसको मैं टच किया नहीं किया, फिर भी इस ये कुछ फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा होगा, तो इसके होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द फोर्स एक्सर्ट बाय एन चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो, ये एक बॉडी हमारा चार्ज है और ये दूसरा बॉडी है जो अनचार्ज है या फिर चार्ज है। तो ये वाला जो चार्ज बॉडी है वो भी इस पे कुछ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसको मैं क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पे, हमारा क्या है? फोर्स एक्टिंग। देखो, ये सिंपल सी बात है, ये एक बहुत बड़ा एरिया है। इस पे हम एक छोटे से पॉइंट पे प्रेशर डालेंगे, तो इस पे कितना प्रेशर डाल रहे हैं? तो क्या है प्रेशर का डेफिनेशन? क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये एरिया मान के चलो 1 मीटर का, 1 मीटर, सॉरी मतलब इसको हम 1 मीटर नहीं, छोटा बोलते हैं इसको, जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया। 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया, तो थोड़ा इसमें प्रेशर देंगे, तो इसका जो प्रेशर हो क्या होगा? फोर्स कितना हमने फोर्स लगाया इसके ऊपर अपॉन एरिया। सिंपल सी कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट आता है, फोर्स का क्या होता है, जो मैंने पहले बताया था। फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर 12। सॉरी, जो चैप्टर 12 है ये फ्रिक्शन के बारे में है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है इसमें। फोर्स फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। हमने कोई फोर्स डाला, अपने हाथ को टेबल पे रब करो, तो क्या हो रहा है? हमारे हाथ स्मूथली उस पर स्लाइड नहीं कर रही है, एक हमें एक रेजिस्टेंस का महसूस हो रहा है। उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, ये 3 टाइप होते हैं। अब स्टैटिक फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑन रेस्ट। अब एक पेन को तुम रेस्ट में रखो विदाउट मोमेंट, अब तुम इसको धक्का दोगे या पुश करोगे तो क्या होगा? एक रेजिस्टेंस आएगी, उसको हम लोग क्या करेंगे? स्टैटिक रेजिस्टेंस। शांत में है, स्टैटिक में है, इसलिए शांत में रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट देखो, स्लाइडिंग। अगर हम बॉल को या फिर पेन को स्लाइड करेंगे, रोल करेंगे, तो जो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किस में होगा? जो रेस्ट पे होगा, है कि नहीं? जो स्लाइड करेगा सबसे ज्यादा फ्रिक्शन उस पर लगेगा। उसके थोड़ा सा कम के जो रोल करेगा ना, रोल, वो उस पर हल्का सा फ्रिक्शन लगेगा, मतलब। ठीक है ना? सबसे ज्यादा क्या होगा? जो स्टैटिक है, जो चीज रुका हुआ है, सबसे ज्यादा अगर किसी पे फ्रिक्शन का असर होगा तो वो स्टैटिक पे होगा, शांत है वो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? उससे कम किस पे है? स्लाइड, मतलब ऑब्जेक्ट जो स्लाइड करेगा, स्लाइड। और सबसे कम किस पे लगेगा? रोल पे। जब हम कुछ चीज़ रोल करेंगे तो उस पर सबसे कम फ्रिक्शन लगेगा। अगर इसको नंबरिंग किया जाए तो सबसे ज़्यादा इसको हम 1 करेंगे, स्लाइडिंग को 2 करेंगे और रोलिंग को 3 करेंगे। सबसे कम जो है इस पर फ्रिक्शन आएगा। तो चैप्टर हमने कर लिया। अब चैप्टर 13 जो है वो साउंड है। थोड़ा सा एक बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं। जो हमारे गले में वॉइस बॉक्स है उसको हम बोलते हैं लाइरेक्स। ओके, जो वोकल कॉर्ड है मैन का वो 20 mm का होता है, मिलीमीटर, और जो वोकल कॉर्ड वुमेन का होता है वो 15 mm का होता है। जो हमारा ये चेहरा हो गया, यहाँ पे जो गले के पास जो होता है, इसको हम लोग वोकल कॉर्ड बोलते हैं, अंदर गले के अंदर। और 1 हर्ट्ज जैसे हम बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी कितना? 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज हम किसी चीज की फ्रीक्वेंसी तब बोलेंगे अगर वो 1 सेकंड में एक बार ऑसिलेट कर रहा है।
ये मान के पेंडुलम है, ठीक है, ये 1 सेकंड में यहाँ से वहाँ गया, कंप्लीट मोशन किया उसने, तो उसे क्या बोलेंगे, 1 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। अब देखो इसका लाउडनेस, जो लाउडनेस है इसको अगर ऐसे करते हैं, लाउडनेस ऑफ द साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड को हम लोग इससे करते हैं, तो क्या होगा, स्क्वायर। अगर हम एम्पलीट्यूड को डबल कर देंगे सपोज, तो पूरा फुल स्क्वायर होगा, तो 4 टाइम्स वही दिया हुआ है। इफ द एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस, हमने एम्पलीट्यूड को ट्वाइस किया तो जो लाउडनेस है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ये आप हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट एरिया कॉल्ड डेसिबल, डीबी, ठीक है। द 80 डेसिबल के अबव जो नॉइज है वो फिजिकली पेनफुल होता है। द फॉर एन एवरेज ह्यूमन, जो हमें पता है 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक हमें ह्यूमन जो ईयर्स है वो उस आवाज को सुन सकते हैं बढ़िया से। लार्जर एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो साउंड लाउडर होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वो उसकी पिच ज्यादा होगी। पिच और लाउडनेस तो बताएगा, पिच के बारे में आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अब आते हैं चैप्टर 14 पे। चैप्टर 14 में क्या बोल रहा है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो केमिकल इफेक्ट्स है इलेक्ट्रिक करंट की, जैसे बैटरी वगैरह में यूज करते हैं, तो इससे आपको याद हो जाएगा। तो बैटरी में क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं बैटरी में। तो जो साइंटिस्ट था, लेट मी चेंज द कलर, जो ये साइंटिस्ट था हमारा विलियम निकोलस, उसने क्या किया, उसने बताया इफ इलेक्ट्रोड्स वर इमर्स्ड इन वाटर करंट वाज पास्ड। अगर हम जो इलेक्ट्रोड है उसको पानी में डालते हैं तो हमारा उसमें करंट पास होगा। जैसे एक ये है, यहाँ पे ये टब बांध दिया, इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड डाला और दूसरा डाला, ठीक है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन वाटर फिल है इसमें। अब यहाँ से अगर हम एक बैटरी लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक बल्ब है, इसको ऐसे हमने कनेक्ट किया, यहाँ पे एक की लगा दिया सर, और जैसे हम की को प्रेस करेंगे तो ये बल्ब जो है ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसने ये बताया। अब ये बैटरी का प्लस पोर्शन, ये नेगेटिव वाला, तो जो नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव वाला हो गया। कलर को चेंज करता हूँ, ये नेगेटिव वाला हो गया, ये पॉजिटिव वाला हो गया। तो जो वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होता है, तो जो ऑक्सीजन बबल जो रिलीज होगा वो किस पे होगा, पॉजिटिव पे। ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन बबल रिलीज होंगे, और जो हाइड्रोजन कहाँ पे रिलीज होगा, जो टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर इसी में आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में बाद में बताऊंगा, आप जस्ट इसको याद करके रख लो। जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है उसमें हम किसी भी मेटल के ऊपर उसके ऊपर कोई भी दूसरी मेटल का कोट लगाते हैं, मतलब लेयर लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करके। तो इसमें जो जो टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट होगा, इस वाले में क्या है, नेगेटिव से जो कनेक्ट होगा इस वाले पे कोटिंग आ जाएगी, मतलब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, जो हमें ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं उसको चेक करने के लिए हमें ये जो इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस हम यूज करते हैं। ओके, अब अच्छा, अर्थिंग तो पता है आपको, अर्थिंग क्या होता है, जो हम हर घर में घर रूम वगैरह में यूज करते हैं अर्थिंग, जिससे हमारा जो चार्ज है वो चार्ज ग्राउंड हो जाए। चैप्टर 16 है लाइट। लाइट के बारे में पहले भी हम इस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, और अभी मैं बताऊँ थोड़ा सा डिटेल में। इसमें जो प्लेन मिरर होता है, ये प्लेन मिरर है, तो इसमें क्या होगा, लेटरल इन्वर्जन होगा। लेटरल इन्वर्जन किसको बोलते हैं, अगर आप आईने के सामने खड़ा हो जाएंगे तो आपको जो राइट हैंड है वो आईने में लेफ्ट दिखेगा, और आपका लेफ्ट हैंड राइट दिखेगा, उसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। और सॉरी, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कलर्स, जब हम आप देखेंगे प्रिज्म में या फिर जो रेनबो में जो कलर स्कैटर्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्पर्शन बोलते हैं। डिस्पर्स हो गया मतलब उसमें फैल गया, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट्स इनटू कलर इसको डिस्पर्शन। अब रेटिना कंटेंट जो हमारा आईज होता है, आईज
ये हमारा आँख है, ठीक है। इस आँख में जो रेटिना है, रेटिना, इस रेटिना में इस पूरे एरिया को रेटिना, एक मिनट में इसको करता हूँ, ये ना, इसको करता हूँ मैं, ये वाला कर, ये पूरा पोर्शन है ना, ये वाला ये पूरा रेटिना है, ठीक है। इसमें दो टाइप के सेल होते हैं, एक कॉर्न होता है और एक रॉड होता है। जो कॉर्न होता है वो कलर को सेंसिटिव है सॉरी फॉर द वॉइस। और जो रॉड होता है वो लाइट को सेंसिटिव होता है। इसको कैसे याद रखोगे आप? सी फॉर कॉर्न, सी फॉर कलर, इससे अब याद कर लो। जो कौन जो सेल होते हैं वो कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं। अब याद रखने वाली बात एक चीज, ये जो हमारा एक यहाँ पे है और यहाँ पे नर्व्स जो है, नर्व्स जो जा रही हैं वो जाके ब्रेन में सिग्नल दे रही है। तो यहाँ पे एक ऐसा पोर्शन आता है जिसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी सेल नहीं होते, ना यहाँ पे कॉर्न होता है ना यहाँ पे रॉड होता है। तो इससे होता क्या हमारा, ये जो पोर्शन है पर्टिकुलरली इस एरिया पे कोई भी इमेज बनती नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, एक पेज लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें आप एक को ऐसे क्रॉस कीजिएगा और एक को सर्कल कीजिएगा और एक बार क्या कीजिएगा, लेफ्ट आईज को बंद करके आप राइट वाले को फोकस कीजिएगा, आपको ये चीज गायब हो जाएगा। सिमिलरली आप लेफ्ट आईज को क्लोज करके राइट वाले इमेज को फोकस कीजिएगा, तो एक टाइम आपके पास ऐसा आएगा कि आपको ये चीज दिखेगी नहीं, ठीक है। ये तो हो गया दो चीज, इसमें बहुत सारे हैं, बाद में बताऊंगा इसके बारे में। ये मसल्स के अंदर लेंस होता है, कॉर्निया है, ये ब्लाइंड स्पॉट बता दिया मैंने, ऑप्टिकल नर्व बता दिया, सेरेब्रल मसल्स, ये छोटे कॉम्प्रेस वगैरह होते हैं, और आइरिस। नेक्स्ट आता है ब्लाइंड स्पॉट के बारे में बता दिया आपको मैंने। डे बर्ड, अच्छा, जो दिन में होता है, दिन में हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें दिन में? कलर पहचाना है ना हमें, तो दिन में पहचाना है कलर, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कौन सा सेल ज़्यादा चाहिए, रॉड कम होने से चलेगा। लेकिन जो नाइट के बर्ड्स हैं उनको क्या चाहिए, उनको डीम लाइट में देखना होता है, कम लाइट, जो लाइट सेंसिटिव होते हैं, मतलब डीम लाइट से हल्की सी रोशनी में देख सकते हो, तो उनमें क्या चाहिए हमें, जो रॉड है वो ज़्यादा चाहिए, मतलब तभी वो रात को बढ़िया देख पाएंगे। अब आते हैं हम चैप्टर 17। 17 में क्या दिखा रहा है, ये स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी चैप्टर में क्लास 8 में है तो इसमें डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्स, देखो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबको पता है, एडविन, इसके बारे में क्या बताना, डेट याद रखना, 21 जुलाई 1969। डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ इज 8 लाइट मिनट्स, मतलब जो सन राइज होती है तो वहां से लाइट अर्थ तक आने में 8 मिनट लगता है। डिस्टेंस फ्रॉम अल्फा सेंचुरी इज अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स। डिस्टेंस अर्थ और सन का जो लाइट डिस्टेंस है वो 8 लाइट ईयर्स है। और जो अल्फा सेंचुरी, जो नियरेस्ट जो हमारे पास स्टार है सन के अलावा, तो उसको 4.3 लाइट ईयर्स। अगर हम अर्थ से उस स्टार के पास जाएं तो हमें लाइट की स्पीड से चलेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो भी हमें 4.3 लाइट ईयर्स लगेंगे। पोल स्टार्स इज द क्लोजेस्ट टू द एक्सिस ऑफ द पोल स्टार, जो है वो नॉर्थ पोल के एक्सिस से अलाइन करता है। अब स्टार फॉर्मिंग, ये तो बताया, स्टार को जो एक पैटर्न फॉर्म करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। ये मैंने एक बता रखा है, ये नॉर्थ पोल, सप्तऋषि, ग्रेट बियर, बिग दीपर, उषा मेजर, ये सारे के सारे एक ही चीज है। ये सब सीन्स ड्यूरिंग समर, नॉट विजिबल फ्रॉम द साउथ पोल। ऑब्वियसली मैंने बताया, अगर ये नॉर्थ में है, यहाँ पे हमारे अर्थ होगी, तो फिर ये साउथ से कैसे दिखेगी, नहीं दिखेगी ना साउथ से, हमें नॉर्थ से दिखेगी। ओके, अब आते हैं हम लोग ओरियन एंड कैसे विजिबल फॉर द विंटर। ये चीज ठीक है, ये दो कॉन्स्टलेशन है, हमें ठंड में दिखती है, गर्मी नहीं दिखती। आपसे पूछ भी सकता है एग्जाम में कि भाई एक इसमें से कौन सा जो है वो विंटर में दिखता है, तो हम बता सकते हैं इसमें से आर्यभट्टा, ही इज एस्टिमेटेड। चलो, आर्यभट्टा ने बताया था कि जो अर्थ का जो टाइम पीरियड है वो 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4.1 सेकेंड, विच इज, कब बताया था उसने, 476 कॉमन एरा, मतलब 400 500 ईस्वी के टाइम में उसने बताया था। सोचो उस टाइम कैलकुलेशन कितनी तगड़ी थी उसकी। अब आता है मून साइंस, जो तो पता है मून जो साइन करता है वो सन से रिफ्लेक्शन के कारण करता है। गिव साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ सोलर एक्सप्लेनेशन, उसने बताया था लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स के बारे में बताया उसने। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून बताया उसने। प्लैनेट के बारे में एक बार देख लेते हैं ब्रीफली। मर्क्यूरी को बुध बोलते हैं, वेनस को शुक्र बोलते हैं, अर्थ को तो पृथ्वी बोलते हैं, या मार्स को मंगल बोलते हैं, जुपिटर को बृहस्पति बोलते हैं, सैटर्न को शनि बोलते हैं, यूरेनस
तो यूरेनस है, नेपच्यून तो नेपच्यून। अब इसको याद कैसे करें सीक्वेंस? तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हो गया सन, ठीक है, उसके बाद मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, इसमें तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, दिक्कत है तो लास्ट वाले में। अब देखिए एक चीज नोटिस करने का, हमें सन याद रहेगा ना, सन, एस यू एन, सन। जुपिटर सबसे बड़ा है, सन की तरह बहुत बड़ा है, तो सन के बाद किस सीक्वेंस में आएगा? सन जो है सन की तरह आएगा। तो एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून, ये एक मैंने निमोनिक से याद कर सकते हैं। मंगल का जो कलर है वो, मार्स का वो रेड इन कलर है, येलो इन कलर जो है वो सैटर्न। डेंसिटी इज लेस देन वाटर, अगर हम सैटर्न को पानी में रखेंगे तो तैरता रहेगा। सोचो कितनी डेंसिटी लो है उसकी सैटर्न की, मतलब सैटर्न पानी में डूबेगा ही नहीं। अगर हम सैटर्न को मतलब एक उसका सैंपल लाके हम समुद्र में रख दे तो सैटर्न तैरता रहेगा, डूबेगा नहीं। ठीक है, अब हम जो क्लास 9 है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।